ओके, सो थैंक यू सो मच एंड अब कुछ खास चर्चा बचा नहीं है, क्लास को शुरू ही करना है। छोटी सी बस क्या कहते हैं गुजारिश है आपसे कि जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट क्लास का रिकॉर्डिंग में। बात करते हैं जावा प्रोग्रामिंग जो है इसमें 15 गेस्ट क्वेश्चंस कैसे कवर करेंगे। ठीक है, इन गेस्ट क्वेश्चंस को कर लिया तो आपका कुछ चीज है ना, देखिए सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और पीवाईक्यूज भी कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले वाला गेस्ट क्वेश्चन या तो सिलेबस से बना होता था या पीवाईक्यू से बना होता था, ये दोनों को मिक्स करके दोनों को माइंड में रख के बनाया गया। और सबसे जरूरी बात, हम ये भी ध्यान रखे थे कि ज्यादा पेज होगा तो पढ़ भी नहीं करेंगे, कितना भी अच्छा बना दें तो इसलिए बहुत ज्यादा ही कवरेज कर दिया, लंबा हो गया तो कोई पढ़ेगा ही नहीं। बट ये 15 क्वेश्चंस रीडेबल है, अचीवेबल है, बिल्कुल ही रियलिस्टिक गोल है। 15 क्वेश्चंस ये आपको दिख रहा है, मन करे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बट आप लोग ऑलरेडी आपके पास ये होगा तो इसमें कुछ खास दिमाग नहीं लगेगा। ऐसे इसका आंसर्स दिखता है, आंसर्स पे आएंगे बट इससे पहले हम आपको थोड़ा सा सिलेबस का क्या कहते हैं उसको सैर 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 करवाएंगे। ये वैसे ही ग्राफिक्स का है, ग्राफिक्स का थोड़ा और कम पेजेस में है और काफी बेटर है। ऐसा आपको बाकी सब्जेक्ट्स का भी मिल जाएगा। बात करते हैं 501 का। 501 नहीं, सॉरी, आप लोग 401 पे हैं, ये तो पूरा 100 का गड़बड़ हो जाता है। पहली चीज ध्यान रखिए, जावा प्रोग्रामिंग कंप्लीटली प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट है। जो लोग सी प्लस प्लस पढ़े होंगे उनके लिए ऑलरेडी अच्छा होगा, जो लोग सी प्लस प्लस नहीं पढ़े हैं उनको भाई यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत करके आगे निकलना है। कंप्यूटर ग्राफिक्स बस कुछ थ्योरी है और कुछ थोड़ा बहुत एल्गोरिथम है जो आपको याद कर लेना है। ऑपरेटिंग सिस्टम वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट, पूरे बीसीए के 32 सब्जेक्ट में मेरा फेवरेट है। आप एक्चुअल में समझेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम काम कैसे करता है। लास्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आप पिछले सेमेस्टर में सिस्टम एनालिसिस पढ़े हैं, पिछले के पिछले सॉरी सेकंड सेमेस्टर में, तो एग्जैक्ट वही सब्जेक्ट है, थोड़ा बहुत ऐड हुआ है। तो ये पूरा थ्योरी है, ये थ्योरी है। ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारा कॉन्सेप्ट्स है जो आपको समझना होता है कि ये कैसे है वो कैसे है। कंप्यूटर ग्राफिक्स बस आप ग्राफिक्स वगैरह के बारे में, पिक्सल, एल्गोरिदम, लाइन, ये सब चीज दिखेगा। प्रोग्रामिंग में आपको बेसिक जावा प्रोग्रामिंग दिखेगा। क्या कह रहे हैं इस वक्त? हाँ, सबसे फेवरेट जावा है तो अच्छी बात है। तो ऐसा कुछ जावा प्रोग्रामिंग में मेरा भी फेवरेट लैंग्वेज है, मतलब ऐसा समझिए बाकी सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक तरफ, जावा एक तरफ। बस राइटिंग जावा फील्स लाइक कि आप कुछ पकड़ा मशीन गन चला रहे हो, तो काम होता है और थोड़ा हैवी लिखा भी जाता है। स्टार्ट करते हैं जावा के। सिलेबस से पहले एक क्यूट सा चीज बताते हैं आपको। अगले 10 डेज में अगर आप 10 दिन का क्लास करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप किसी भी ईयर का 5 क्वेश्चन बना, 5 नहीं 10 भी बना देंगे, ठीक है। बट 5 का तो मिनिमम गारंटी लेते हैं। आप कितना भी जानते हैं, कम जानते हैं, ज्यादा जानते हैं, अगर सारा क्लास 10 दिन करते हैं, 10 दिन में आपका पूरा सिलेबस, पीवाईक्यू, गेस्ट फेस्ट सब खत्म हो जाएगा। तो आज का जो डेट है 15, और 15 से जो 25 जुलाई जो बच्चा पढ़ लिया उसका जावा प्रोग्रामिंग में बैक न लगने का गारंटी मेरा है। बैक क्या छोड़ो भाई, मतलब मिनिमम मान के चलो 10 × 5 50 नंबर और प्लस 20 70 नंबर मिनिमम आएगा जावा में, ठीक है। इंटरनल से मान लीजिए 18 20 70 नंबर, 65 70 नंबर आएगा। शुरू करें। 10 दिन, एक दो दिन बीच में एक संडे पड़ेगा तो वो ऑफ रहेगा, अदरवाइज 25 तक में कंप्लीट कर देंगे चाहे जो हो जाए। जरूरत पड़ेगा तो संडे को एक्स्ट्रा मैराथन क्लासेस भी कराएंगे, बट कंप्लीट तो कर देंगे। तो सिलेबस पे बात करते हैं। कंट्रोल F, 401 401, अरे फिर से 401, यही चाहिए अपने को। अब सिलेबस जो है ना जावा का बहुत लंबा दिखता है, तो अभी आपको लंबा सिलेबस देख के डरना नहीं है। अब एक नया पेज ऐड कर देते हैं। अब जावा का जो ये लंबा सिलेबस है ना, हम आपको बस 4 पोर्शंस में बताना चाहते हैं। सबसे पहला जो पोर्शन है ना आपका, आप समझ लीजिए बेसिक्स। बेसिक्स इसको मत कहिए, आपका ये इंट्रो। इंट्रो में क्या है आपका, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका डेफिनेशंस, कि जावा क्या होता है, जावा का एप्लीकेशंस क्या है, जावा का फीचर्स क्या है,
जावा और सी प्लस में डिफरेंस क्या है, बेसिक डेफिनेशन, जेवीएम क्या है, ये सारी चीजें। डेफिनेशंस के बाद आपका इंपॉर्टेंट चीज बस एक ही बचता है, ऑपरेटर्स, और ऑपरेटर के बाद आपका डायरेक्टली आता है लूप्स। पहले यूनिट में क्या क्या है, बेसिक कुछ डेफिनेशन है, ऑपरेटर्स है एंड लूप्स है। दूसरे यूनिट की बात करते हैं। दूसरा यूनिट जो आपका कंप्लीटली डेडिकेटेड है लूप्स पे, एंड हम आपको बताते हैं एग्जाम में आपका 50% क्वेश्चन कहां से रहेगा, मतलब 10 में से 5 क्वेश्चन इसी सेक्शन से रहेगा। ऊप्स में क्या क्या पढ़ना है, तो ये थोड़ा सीरियस होकर देखते हैं, ठीक है। और हम थोड़ा कुछ कुछ ना, क्या बोलते हैं, मतलब कुछ कुछ ऐसे बोलेंगे जिसको आपको सुनना है और दूसरे कान से निकाल देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सिलेबस भी रखते हैं ताकि आइडिया रहा, वर्ड के नाम लो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप ऊप पढ़ने जाते हैं किसी भी लैंग्वेज में, तो क्या पढ़ते हैं, क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। क्लास कैसे बनेगा और उसका ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होगा। जैसे ही आप वो पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट चीज आपका तुरंत पढ़ना होता है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर मतलब ऐसा मेथड जिसका नाम क्लास के नेम का सेम हो, और क्लास में एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर हो सकता है, जिसको कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी कहते हैं। कंस्ट्रक्टर के बाद आप पढ़ेंगे मेथड ओवरलोडिंग, लिख लो। मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है, एक ही क्लास में ना दो को सेम नाम का मेथड बैठा हुआ है, बट उसका आर्ग्यूमेंट यानी जो आर्ग्यूमेंट लेता है वो डिफरेंट रहेगा। मेथड ओवरलोडिंग के बाद आपका आता है एक्सेस मॉडिफायर। समझ लीजिए, एक्सेस मॉडिफायर का मतलब है पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, जो कीवर्ड है जिससे ये डिसाइड होता है कि आपका मेथड कौन एक्सेस कर सकता है, कौन एक्सेस नहीं कर सकता है, वो चीज। एक्सेस मॉडिफायर के बाद क्या आता है, आप पढ़ते हैं इसके बारे में, क्या कहते हैं, स्टैटिक मेंबर्स के बारे में। स्टैटिक मेंबर्स क्या है, स्टैटिक मेंबर्स बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, वो ऐसा मेंबर जो क्लास के लिए कॉमन है। इस सब पे बात करेंगे आगे। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस पढ़ते हैं, इनहेरिटेंस का टाइप्स वगैरह पढ़ेंगे। फिर मेथड ओवरराइडिंग पढ़ेंगे। ये दोनों वर्ड ना थोड़ा सेम सेम दिखता है, मेथड ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग। ओवरलोडिंग में क्या होता है, एक ही क्लास में सेम नाम का अलग अलग मेथड, एक ही क्लास में ना सेम नाम का दो मेथड बना दिए, उसके आर्गुमेंट डिफरेंट रख के बना सकते हैं, तो वो मेथड ओवरलोडिंग है। ओवरराइडिंग में क्या होता है, एक पेरेंट क्लास होता है, एक चाइल्ड क्लास होता है। तो पेरेंट क्लास में जैसा मेथड बनाए वैसा डिट्टो चाइल्ड क्लास बना दे, बट उसका इंप्लीमेंटेशन वगैरह या कुछ कोड डिफरेंट कर दे, उसको ओवरराइडिंग बोलते हैं। बस दोनों समझ में आया ना, समझ आया, बस इतना समझिए। दो चीज होता है, एक होता है मेथड ओवरलोडिंग, जो सेम क्लास में का कॉन्सेप्ट है कि सेम क्लास में दो अलग अलग फंक्शन हो रहा है सेम नाम का। और ओवरराइडिंग बेसिकली दो क्लास से बीच में होता है कि एक क्लास में ऑलरेडी कोई मेथड बना हुआ है, दूसरे क्लास में वो बना दे। कंस्ट्रक्टर को ओवरराइड कर सकता है। कंस्ट्रक्टर ओवरराइड मतलब जो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर है, वो कंस्ट्रक्टर को आप ओवरराइड नहीं कर सकते, वो ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है। मतलब कंस्ट्रक्टर में आप ये पढ़ेंगे जरूर कि ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन कैसे होता है। मल्टी थ्रेडिंग आएंगे भाई, अभी यूनिट 2 में, मल्टी थ्रेडिंग यूनिट 4 या 5 में है। मेथड ओवरराइडिंग हो गया, दिस एंड सुपर कीवर्ड। दिस कीवर्ड कैसे काम करता है, सुपर कीवर्ड कैसे काम करता है। इसके बाद अब तो कुछ नहीं बचा ना। डेफिनेशन ऑफ क्लास हो गया, वेरिएबल्स हो गया, मेथड्स हो गया, क्रिएट ऑब्जेक्ट, एक्सेसिंग डेटा मेंबर, कंस्ट्रक्टर हो गया, मेथड ओवरलोडिंग, स्टैटिक मेंबर, नेस्टिंग ऑफ मेथड, ये सब कुछ है नहीं, इनहेरिटेंस, ओवरराइडिंग। हाँ ये चीज जरूरी है, फाइनल कीवर्ड। फाइनल बहुत जगह यूज होता है। अगर फाइनल वेरिएबल है तो उसका वैल्यू नहीं चेंज कर सकते, फाइनल मेथड है तो उसको ओवरराइड नहीं कर सकते, फाइनल क्लास है तो उसको इनहेरिट नहीं कर सकते। तो फाइनल बहुत जगह यूज होता है, तो इसको सीरियसली होकर पढ़ेंगे। अच्छा, विजिबिलिटी कंट्रोल जो है ना, एक्सेस मॉडिफायर जो लिखे हैं, एक तरह से वीसी ही है। विजिबिलिटी कंट्रोल यहाँ पे जो दिख रहा है ना, वही चीज है। फाइनलाइजर मेथड्स, फाइनलाइजर मेथड एक्सेप्शन हैंडलिंग में यूज होता है। अब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड क्लासेस, तो यहाँ पे आपको बता देते हैं अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है अधूरा।
एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या है यहाँ पे? एब्स्ट्रैक्ट मेथड मतलब अधूरा मेथड, और साथ में एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस भी होता है। जब मेथड ही अधूरा होगा तो क्लास भी अधूरा होगा। क्लियर है भाई? देख रहा कितना सारा टॉपिक हो गया, मतलब हमको लग रहा है 3 3 6 4 10 10 को तो अभी तक हो गया। और भी चीजें हैं। ऊप्स में ही आपका कुछ और कॉन्सेप्ट आता है, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड जैसे ही पढ़ लिया ना, यहीं पे आपको वैसे देखिए सिलेबस में तो इंटरफेसेस कहीं और लिखा होगा, बट टेक्निकली आप यहीं पे पढ़ सकते हैं। इंटरफेस कुछ नहीं होता है, एक ऐसा क्लास होता है जिसमें खाली एब्स्ट्रैक्टिव मेथड बना हुआ है, तो उसको आप क्लास ना बना के इंटरफेस लिख देते हैं। तो इंटरफेस क्लास जैसा ही कुछ होता है जिसमें खाली अधूरा अधूरा मेथड रहता है। आगे चलते हैं। इंटरफेसेस के बाद आई गेस क्या बता सकते हैं, पैकेजेस। पैकेज यहीं पे बताएंगे, वैसे आगे के यूनिट में लिखा हुआ है सिलेबस के हिसाब से, बट पैकेज यहीं पे बताएंगे। पैकेजेस या फिर आपका जो रैपर क्लासेस है, रैपर क्लासेस मतलब जो आप इंट कैर देखते हैं उसके लिए इंटीजर क्लास, कैरेक्टर क्लास, ऐसा क्लास बन रखा है, तो रैपर क्लासेस भी यहीं पे देखेंगे। एक चीज आपके सिलेबस में नहीं है बट क्वेश्चन पूछता है, जिसको बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। ये सब थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा में हम जाके पढ़ाएंगे भी, ठीक है? ऐसा नहीं कि सिर्फ पीवाईक्यूज और वो पीडीएफ पे डिपेंडेंट रहेंगे। तो ये आपका ऊप्स का सारा मामला है, इसके अलावा उसमें कुछ नहीं आता। क्या ये बात समझ में आया? क्लास कैसे बनता है, उससे ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, कंस्ट्रक्टर कैसे बनाएंगे, मेथड को ओवरलोड कैसे करेंगे, एक्सेस मॉडिफायर क्या है, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड। फिर ये आपका जो है ना स्टैटिक मेंबर। स्टैटिक मेंबर क्या कहता है? स्टैटिक मेंबर बोलता है कि जो क्लास के लिए इनहेरिटेंस, एक क्लास का यूज करके दूसरा नया क्लास बन गया, मेथड ओवरराइडिंग, दिस सुपर, फाइनल कीवर्ड, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, क्लासेस, इंटरफेसेस, पैकेज। और ये लीनियर ऑर्डर में पढ़ना है, ऐसा समझिए ना, कोई आगे पीछे करने की जरूरत नहीं है आपको। मोस्टली हम ये जिस ऑर्डर में लिखे हैं इसी ऑर्डर में एक एक करके आप सब पे 15 मिनट सब टॉपिक पे दीजिएगा और हो जाएगा। क्लियर है? मतलब कुछ एक आध घंटा वाला भी है एक दो को, लेकिन यही है। क्या आप लोग को उप सेक्शन क्लियर हुआ? थर्ड यूनिट चले। थर्ड यूनिट में जनरली आपको तीन ही चीज पढ़ना है, जिसको बोलते हैं स्ट्रिंग्स। मेरे हिसाब से स्ट्रिंग्स पढ़ने से पहले ना, स्ट्रिंग में घुसने से पहले आपको एरेज पढ़ लेना चाहिए। एरेज, अब स्ट्रिंग क्या है? एक तरह का एरे ही है, कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन, फिर स्ट्रिंग, और फिर आप पढ़ सकते हैं वेक्टर्स। क्लियर? मेरे हिसाब से मान के चलो तुम वेक्टर को पहले पढ़ो। वेक्टर को क्यों पहले पढ़ने बोले? क्योंकि एरे का ही इम्प्रोवाइज्ड वर्जन है। एरे पढ़िए पहले, वेक्टर पढ़िए, फिर लास्ट में स्ट्रिंग देखिए। स्ट्रिंग कुछ खास नहीं, छोटा मेन टॉपिक है, ठीक है? ये तीनों छोटकू टॉपिक है, ऐसा समझिए। सबसे कम समय सबसे छोटा कोई यूनिट है तो यूनिट 3। फोर्थ यूनिट का बात करते हैं। अच्छा एक चीज है, सिलेबस में आपको इसी में पैकेज वगैरह दे रखा है, पैकेज ये सब, बट हम उसी में पैकेज बता दिए हैं, ज्यादा दिमाग। इंटरफेसेस भी दिया है कि थर्ड यूनिट में पढ़ना है, बट ऊप्स का ही पार्ट है। मल्टी थ्रेडिंग में आते हैं, मल्टी थ्रेडिंग और एप्लेट। इधर देखिए, ऐसा समझिए ना, सबसे पहले आपको समझना है कि मल्टी थ्रेडिंग होता क्या है। मल्टी थ्रेडिंग का मतलब है जहां पे आपका जो प्रोग्राम है ना, सीपीयू से एक साथ 3 4 वो काम निकाल रहा है, समझे? जनरली एक प्रोसेस होता है तो वो सीपीयू, अगर 500 लाइन कोड है तो सीपीयू क्या करेगा? लाइन बाय लाइन करेगा, चलो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब ऐसे कराएंगे तो समय लग जाएगा, समझे? तो आप क्या करते हैं, ऐसे समझिए ना कि आपको आटा पिसवाना है, तो आप अगर अकेले 500 किलो लेके जाएंगे, आप वहां पे रख देंगे तो आपका एक एक करके पीसेगा। बट आप इसका एक दूसरा जुगाड़ लगाइए, 500 किलो पिसवाना है तो 10 आदमी 50-50 केजी लेके अलग अलग जगह पे चला जाए, यानी अलग अलग आटा चक्की में चला जाए, तो एक साथ पिसा जाएगा, नहीं पिसा जाएगा, टाइम बचेगा। वही चीज मल्टी थ्रेडिंग है कि आपका जो प्रोग्राम है वो सीपीयू से एक साथ पैरेलली मल्टीपल चीजें करवाने लगता है, तो मल्टी थ्रेडिंग है। और ये थ्रेड्स अलग अलग बना के यूज होता है, ठीक है? फिर हम लोग समझेंगे मल्टी थ्रेडिंग का, पहले डेफिनेशन समझेंगे, फिर बोलेंगे वेज टू। वैसे ये पीवाईक्यू सॉल्यूशन वाला में दोनों दिया हुआ है। थ्रेड, वेज टू क्रिएट थ्रेड का मतलब है
एक्चुअली मल्टी थ्रेडिंग करने के लिए, मल्टी थ्रेडिंग मतलब क्या है, मल्टीपल थ्रेड। तो पहली बात यहाँ पे बात है कि मल्टीपल थ्रेड, तो आपको सबसे पहले चीज मल्टी थ्रेडिंग पढ़ने के बाद क्या समझना होगा, थ्रेड बनता कैसे है। दो तरीका है, एक है रनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट कीजिए या थ्रेड क्लास को एक्सटेंड कीजिए, बात करेंगे इसके बारे में कभी। जैसे कि समझ लेते हैं, उसके बाद आप क्या पढ़ेंगे, थ्रेड का लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल मतलब न्यू हुआ, रेडी हुआ, रनिंग हुआ, फिर जैसे प्रोसेस का लाइफ साइकिल होता है ना, वैसा ही कुछ है। थ्रेड लाइफ साइकिल के बाद आता है थ्रेड का थ्रेड से रिलेटेड मेथड्स, और इसमें पढ़ेंगे थोड़ा सा प्रायोरिटीज वगैरह कैसे सेट कर सकते हैं 0 to 9 के बीच में किसी का प्रायोरिटी वगैरह। इसमें हम लिख ज्यादा दिए बट इस सिलेबस है छोटा ही, जितना टाइम आपको एरे स्ट्रिंग वेक्टर में लगेगा उतना ही टाइम इसमें भी लगेगा। समझ में आया? कुल मिला के देखिए सेकंड यूनिट ही मेन टाइम लेने वाला है और उसी से ज्यादा क्वेश्चन आता है, बाकी सब छोटा छोटा है। लास्ट वाला को तो खैर लिखना भी बेकार है, इसमें आपको पढ़ना है एप्लेट। एप्लेट होता क्या है, ठीक है। तो उसके बाद आप पढ़ते हैं एप्लेट का लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल मतलब वही है कि उसका एक डायग्राम आता है कि एप्लेट कब बनता है, और मतलब कब इनिट होता है, कब एप्लेट स्टार्ट होता है, कब एप्लेट पेंट होता है, कब पॉज मतलब स्टॉप होता है और फिर वापस रिज्यूम होता है। ये चीज देखना कि एप्लेट लाइफ साइकिल में देखेंगे। एंड लास्ट में बचता है एक एप्लेट का एक छोटा सा प्रोग्राम कर लीजिए, जो कैलकुलेटर वगैरह बनाना हो या फिर कोई हेलो वगैरह नाम दिखाना हो, इतना कर लीजिए। सॉरी फॉर टेकिंग योर टाइम, बट यही है आपका सिलेबस। क्या आप लोगों को ये कहानी समझ में आया? कुल मिला के क्या समझे कि मोरल ऑफ द स्टोरी है कि जो सेकेंड यूनिट है वो दमदार है। सेकेंड यूनिट क्या है? सेकेंड यूनिट क्या है? टेक ए स्क्रीनशॉट और हो जाए तो बताइएगा। हो गया? तो देखो पहला वाला जो यूनिट है ना वो पीडीएफ से पढ़ाएंगे, ठीक है। पहला वाला यूनिट क्या है, पीडीएफ से पढ़ाएंगे, और लास्ट वाला यूनिट भी पीडीएफ से बस बता देंगे। क्यों? क्योंकि पहला वाला थ्योरी है, इसको कोडिंग करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, और जो लास्ट वाला है वो मॉडर्न जमाना में यूज नहीं होता है, तो इसका कोडिंग दिखा पाना, प्रैक्टिकल कर पाना बड़ा मुश्किल है। एंड ऐसा समझिए कि ये टेक्नोलॉजी ही खत्म हो गया। एप्लेट के बारे में आपको पता ना हो, मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा कि एप्लेट अब यूज नहीं होता है, पुराना टेक्नोलॉजी, पता नहीं सिलेबस में क्यों रखे हुए हैं। मतलब सबसे यूजलेस चीज पूरे बीसीए के सिलेबस में है तो एप्लेट, कोई नहीं पढ़ता है। थ्योरी पढ़ लीजिएगा उतने से काम हो जाएगा। कौन सा तीन चीज है जो आपको प्रैक्टिकल हम बताएंगे? 2 3 4, ऊप्स का सारा, एरेज वेक्टर स्ट्रिंग और मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है। पहला वाला भी नहीं बताएंगे क्योंकि लूप वूप का प्रोग्राम तो आप लोग बचपन से करते हैं, प्राइम नंबर फैक्टोरियल करते करते ही आप जीवन में आए हैं, दुनिया में आए हैं। अब आप लोग से बेहतर कोई थोड़ी प्राइम नंबर फैक्टोरियल लिख सकता है। ये क्या है? अच्छा ये ग्राफिक्स का है। ग्राफिक्स में ना दो सबसे अच्छी चीज है, इसमें तो 15 क्वेश्चन दिए, ग्राफिक्स में 10 क्वेश्चन है, और वो 10 में भी एक प्रोग्राम है, ये मल्टीमीडिया के बारे में ही है। मतलब ऑलमोस्ट चीज आपका कवर हो जाता है ये 10 क्वेश्चन। अब हम शुरू करते हैं जावा के बारे में थोड़ा सा बताना, ठीक है। पहला जेन्युइन क्वेश्चन आप लोग के दिमाग में बनेगा, जावा होता क्या है, इसका फीचर, एप्लीकेशन और सी प्लस प्लस के बीच में डिफरेंस। बहुत शॉर्ट में बताएंगे। एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, मतलब मेरे कंप्यूटर पे चल रहा है, वो सेम कोड अगर हम आपको दे दें तो आप भी चलाइए, कोई दिक्कत नहीं, चेंजेस करने का जरूरत नहीं है। इसको सन माइक्रो सिस्टम बनाया था, इसको एस सी आप याद रख सकते हैं, एस सी नहीं है सॉरी, हाँ सन माइक्रो सिस्टम, एस एम कुछ भी याद रख सकते हैं। फीचर्स की बात करते हैं, 10 फीचर लिखा हुआ है, एक एक करके सब रट लीजिएगा। सिंपल यानी कि बहुत इजी टू लर्न है, इजी टू यूज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यानी क्लास ऑब्जेक्ट का यूज करके आप बना सकते हैं, ठीक है। बट इसमें स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग सपोर्ट नहीं किया जाता, ये बात ध्यान रखिएगा। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, एक जगह पे लिखिए कहीं भी चलाइए। रन ऑन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम यूजिंग जेवीएम,
एक बार जब कोड लिख लिए, उसको कंपाइल भी कर लिए, तो जो कंपाइल करके फाइल बनाए उसको आप किसी और पे चलाना चाहें तो चला सकते हैं। पोर्टेबल का बस मतलब यही है कि एक प्रोग्राम को दूसरे कंप्यूटर पे ले जाया जा सकता है इजीली। सिक्योर है। रोबस्ट का मतलब होता है मेमोरी मैनेजमेंट और एक्सेप्शन हैंडलिंग। रोबस्ट का मतलब ये होता है कि ऐसा प्रोग्राम जो ब्रेक ना करे, क्रैश ना करे। तो जावा जनरली मेमोरी मैनेजमेंट और एक्सेप्शन हैंडलिंग की वजह से क्रैश नहीं करता। मल्टी थ्रेडेड मतलब मल्टीपल थ्रेड साइमल्टेनियसली काम कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली वर्ड का मतलब जानते हैं ना, एक साथ बहुत सारा काम हो रहा है, तो मल्टी थ्रेडेड। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब आपके पास अगर 3-4 अलग अलग लोकेशन पे कुछ कंप्यूटर है, उस सबको कम्युनिकेट करवाना है, यानी सर्वर वगैरह में यूज होता है। तो जावा जो है सर्वर वगैरह में बहुत यूज किया जाता है। बैंक वगैरह का जो एप्लीकेशन है, एसबीआई का, एक्सिस बैंक का, वो सब का जो बैकएंड है वो सब जनरली जावा में बना होता है। हाई परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा डायनामिक है। डायनामिक मतलब बहुत सारा इसमें क्लासेस वगैरह, डायनामिक क्या हो गया, जाइए और सुनिए, डायनामिक क्लास लोड होता है, ठीक है, मतलब रन टाइम पे क्लास फाइल लोड किए जाते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ जावा। एप्लीकेशंस में क्या है, डेस्कटॉप पे एप्लीकेशन बना सकते हैं, वेब एप्लीकेशन यानी वेबसाइट वगैरह बना सकते हैं, मोबाइल में एंड्रॉइड ऐप में पता ही है जावा यूज होता है। इंटरप्राइज एप्लीकेशन जो सर्वर होता है बैंक वगैरह का, या फिर बैंक वगैरह का जो डेटा प्रोसेसिंग का काम है, अकाउंट्स वगैरह मैनेज करने का, वो क्या है, इसी में यूज होता है, वही बैंकिंग सिस्टम लिख दिया। ई कॉमर्स, साइंटिफिक एप्लीकेशन में क्लाउड कंप्यूटिंग, एम्बेडेड सिस्टम मतलब किसी खास प्रकार का डिवाइस जैसे कि टीवी और क्या होता है, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ये सब का सॉफ्टवेयर वो भी बना सकता है। गेम डेवलपमेंट में, रोबोटिक्स वगैरह में भी यूज होता है। इतना ही याद रखना दोस्त, थ्योरी पढ़ के टाइम वेस्ट मत करना, एक्चुअल नॉलेज लेना। 10 फीचर और ये 10 एप्लीकेशन, 2-2 वर्ड याद रखना, बाकी सब कहानी कर देना। डिफरेंस में भी ज्यादा टाइम लिखाना। जावा में याद रखो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है और ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि जावा का जो डॉट क्लास फाइल बनाते हैं ना, वो आप किसी और को दीजिए, मतलब नॉर्मल पहले तो डॉट जावा बनता है, वो सोर्स कोड है, वो भी आप किसी को दीजिएगा तो आराम से चला सकता है। किसी को डॉट क्लास कंपाइल करके दीजिएगा तो वो भी अपने जेवीएम से चला सकता है। सी प्लस प्लस में क्या है, ये थोड़ा सा डिपेंडेंट है। अगर डॉट सीपीपी किसी को दीजिएगा तो चला लेगा, लेकिन डॉट ईएक्सी दीजिएगा तो वो अगर लिनक्स का होगा तो नहीं चला पाएगा। तो उस मामले में जावा ज्यादा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, यानी प्लेटफॉर्म से इसको बहस नहीं है। एक बार डॉट क्लास फाइल बन गया तो कहीं भी चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये बात समझ में आया? जावा जो है ज्यादा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, यानी प्लेटफॉर्म से इसको कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है, कहीं भी चल जाता है। जबकि सी प्लस प्लस में क्या है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। इसका जो कंपाइल करके कोड आता है वो सी प्लस प्लस जिस मशीन पे कंपाइल किया है उसी मशीन पे चलेगा। जेवीएम यूज होता है, इसमें कंपाइलर डायरेक्टली जो है रन करता है। इसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस सिर्फ इंटरफेसेस में आता है। इसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या है, क्लासेस में भी मिलता है। देखिए मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में सिर्फ इंटरफेस में मिलता है, इसमें क्लास में ही मिलता है। अच्छा, इंटरफेस इसमें होता ही नहीं है। इसमें गार्बेज कलेक्शन ऑटोमेटिक होता है, यानी मेमोरी मैनेजमेंट खुद से हो जाता है। आपको कोई मेमोरी डिलीट वगैरह या मेमोरी फ्री जो करते थे, कैलॉक मैलॉक फ्री, वो सब नहीं करना। सी प्लस प्लस में आपको न्यू या डिलीट कीवर्ड मिलता है, जिससे आप अपने से मेमोरी क्रिएट डिलीट कर सकते हैं। पॉइंटर इसमें अवेलेबल नहीं है, जरूरत भी नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाता है। इसमें पॉइंटर अवेलेबल है, तो आपको चाहिए कि सिस्टम लेवल पे आपको जाके बहुत ज्यादा मेमोरी वगैरह का काम खुद करना है हैंडल, तो सी प्लस प्लस कीजिए। अगर चाहते हैं कि सिस्टम खुद ही मेमोरी वगैरह मैनेज कर ले तो जावा कीजिए। जावा सिक्योर ज्यादा है, डेटा वगैरह आपका इजिली मॉडिफाई नहीं हो सकता है। सी प्लस प्लस कम सिक्योर है। जावा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, यानी इसमें कोई भी दूसरा अप्रोच यूज नहीं होता है। ये थोड़ा सा मिक्स है, स्ट्रक्चर ओरिएंटेड भी है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी। इसमें बाइट कोड का यूज होता है, यानी जब कोड बनता है कंपाइल होके तो वो डायरेक्ट मशीन कोड नहीं बनता, डॉट क्लास बनता है। इसमें मशीन कोड यानी कि डॉट ईएक्सी जिस मशीन है उस मशीन के हिसाब से डायरेक्ट बन जाता है। क्या ये बात समझ में आया? यहां तक किसी को दिक्कत? पहला पेज को ऐसे ही बैठ के जैसे हम बताएं 1 मिनट में पढ़ने का, वैसे ही पढ़ के खत्म कर लीजिएगा, ठीक है? चलो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात करते हैं जावा प्रोग्राम के स्ट्रक्चर का। देखिए जावा प्रोग्राम में सबसे ऊपर जो होता है ना, डॉक्यूमेंटेशन। आप एक मल्टी लाइन कमेंट लगा के कुछ भी अपने प्रोजेक्ट के बारे में लिख सकते हैं कि कौन बनाया है, कब बनाया है। उसके बाद आप बता सकते हैं कि पैकेज, कि आपके प्रोग्राम, आपका प्रोग्राम किस पैकेज के अंडर आता है। मान लीजिए पैकेज कॉलेज बडी के अंदर आता है या पैकेज बीआरएफ यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। मतलब जो भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं ना, वो सॉफ्टवेयर का नाम जनरली हम लोग ऊपर लिख देते हैं कि इस पैकेज का ये पार्ट है। पैकेज कुछ नहीं होता है। जावा में बहुत सारा जब आप
क्लास बनाते हैं, बहुत सारा जावा फाइल बनाते हैं, तो सब फाइल को एक प्रोजेक्ट का नाम में या एक फोल्डर में रखते हैं। तो जो मेन आपका फोल्डर का नाम है या मेन प्रोजेक्ट का नाम है वही क्या है, इसका चैट बंद करो भाई, है चैट बंद करो तुम लोग दोस्त है तो रिमूव कर दें सबको। नेक्स्ट, तो जावा में सबसे ऊपर क्या है, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, सॉफ्टवेयर के बारे में लिखते हैं। पैकेज सेक्शन में बेसिकली आप अपने सॉफ्टवेयर का नाम लिख देते हैं, पैकेज माई पैकेज या पैकेज कॉलेज बडी, पैकेज हर्षित, पैकेज सुमन, पैकेज अमन, जो मन करे लिख लीजिए। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, अगर आपको कुछ इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट करते हैं, यानी पहले डॉक्यूमेंटेशन फिर पैकेज फिर इंपोर्ट। अब यहां से आपका एक्चुअल क्लास या कोडिंग शुरू होता है जिसमें आप ऐसा कुछ लिख सकते हैं। क्लियर है? पब्लिक क्लास हेलो स्ट्रिंग हैरे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग हैरे एक्स और उसके अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ऊपर अभी देखेंगे तो इसका डेफिनेशन सबका लिखा हुआ है कि जो डॉक्यूमेंटेशन है ये बताता है कि प्रोग्राम किस चीज के बारे में बना है। पैकेज में बताता है कि किस पैकेज का पार्ट है। इंपोर्ट से आपके प्रोग्राम में कुछ इंपोर्ट करना है तो कर सकते हैं। फिर इंटरफेसेस वगैरह बनाना है तो बनाइए, क्लास बनाना है तो बनाइए, और क्लास के अंदर कुछ भी क्लास बनाए उसके अंदर मेन मेथड जरूर रखिए। मेन मेथड में पब्लिक का मतलब है कि ये मेथड कहीं से एक्सेस हो सकता है। स्टैटिक का मतलब है बिना ऑब्जेक्ट बनाए इसको कॉल कर सकते हैं। वॉइड का मतलब है कुछ रिटर्न नहीं करेगा। मेन का मतलब है ये फंक्शन का नाम है। और स्ट्रिंग एरे आर्ग्स का मतलब है ये कमांड लाइन आर्गुमेंट के लिए यूज होता है। ये सब हम लिख दिए हैं। आप जो यहाँ पे है ना, पब्लिक का मतलब कहीं से एक्सेस करो मेथड को, स्टैटिक का मतलब बिना ऑब्जेक्ट बनाए, वॉइड का मतलब कुछ रिटर्न नहीं करेगा, मेन इसका नाम है, स्ट्रिंग एरे आर्ग्स का मतलब है कि ये क्या है, कमांड लाइन आर्गुमेंट के लिए है, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन से प्रिंट हो अमेरिकन प्रोग्राम स्टेटमेंट। क्लियर है? इसी को बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। ऐसे समझिए हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखना हो तो इतना ही लिख देना। पहला क्वेश्चन हो गया भाई। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, क्योंकि हमको 10 दिन में कंप्लीट करना है भाई, तो और कोडिंग के साथ तो इसको हमको फास्ट चलना ही पड़ेगा। जेडीके, जेआरई और जेवीएम के बारे में बात करते हैं। देखिए सिंपल, हम नीचे एक फोटो से बता देंगे। देखो जेडीके जो है ना आपका, जेडीके जो है आपका सबसे बाहरी गोला है, यानी जावा डेवलपमेंट किट। जावा डेवलपमेंट किट का मतलब वैसा चीज जिसमें जावा प्रोग्राम को रन और डेवलप दोनों का जुगाड़। आप देख रहे हैं जेडीके में दिख रहा है ना, जेआरई यानी जावा प्रोग्राम को रन करने का जुगाड़, और डेवलपमेंट टूल यानी जावा प्रोग्राम को डेवलप करने का टूल। भाई एग्जाम यार कल ही हो जाएगा तो हम लोग क्या कर लेंगे। एक तो समझ में नहीं आता है, जब आप लोगों को एग्जाम का नोटिस मिला हुआ है तो आप लोग ये क्वेश्चन ही क्यों पूछते हैं कि कब होगा। भाई कभी भी हो सकता है। वो उसका मन करेगा 20 को फॉर्म लिया, 21 को एग्जाम ले लेता, आप क्या कर लीजिएगा, कुछ नहीं कर सकते। तो जब जो हाथ में हो आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे जेडीके का 2 पार्ट है, समझे। देखिए जेडीके का 2 पार्ट है, आधा पार्ट जेवीएम है, ये जेआरई है, सॉरी जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, यानी जावा प्रोग्राम को रन करने का जुगाड़, और आधा पार्ट डेवलपमेंट टूल है, यानी जावा प्रोग्राम को डेवलप करने का जुगाड़। क्या ये बात समझ में आया? जेडीके को फुल फॉर्म बोलते हैं जावा डेवलपमेंट किट। जेडीके का फुल फॉर्म है जावा डेवलपमेंट किट। इसका 2 पार्ट है। ये कितना हल्ला करता है वाले। इसका 2 पार्ट है, एक जेआरई, जेआरई का मतलब जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, जावा प्रोग्राम को रन करने का जुगाड़। भाई तुमको रिमूव कर देंगे यार, इमोजी का बारिश मत करो अननेसेसरी, लास्ट वार्निंग दे रहा है। जेआरई का मतलब जावा प्रोग्राम को रन करने के लिए जो भी चीजें चाहिए वो, और साथ में डेवलपमेंट टूल्स का मतलब जावा प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए जो जुगाड़ चाहिए। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया दोनों? अब हम जेआरई में नोटिस कीजिए क्या है। जेआरई में 2 चीज है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट निकाल, एक तो जेवीएम, ये आपका लाइन बाय लाइन जावा प्रोग्राम को रन करता है, और जावा लाइब्रेरी यानी कि पहले से बना हुआ क्लास फाइल्स, ठीक है। फिर से कहानी सुनाते हैं। देखो कभी भी कोई पूछे ना, कभी भी कोई पूछे जेडीके क्या है, आप जब इंटरनेट से जावा डाउनलोड करने जाते हैं तो पूरा क्या डाउनलोड होता है, जेडीके। अब जेडीके को आप समझिए 2 पार्ट है, एक तो है जेआरई, जेआरई और दूसरा क्या है, डेवलपमेंट टूल। डेवलपमेंट टूल्स मतलब जावा प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए जो चीजें रिक्वायर्ड है, जैसे कि कंपाइलर, डिबगर, ये सब। और रन टाइम इन्वायरमेंट का मतलब जावा प्रोग्राम को रन करने के लिए जो चीजें रिक्वायर्ड है। क्लियर?
क्या ये बात समझ आया? जेडीके का दो पार्ट है, आधा पार्ट का काम है जावा प्रोग्राम को रन करना और आधा पार्ट का काम है जावा प्रोग्राम को डेवलप करना, ठीक है। तो जिसको काम है कि जावा प्रोग्राम को रन करना उसको बोलते हैं जेआरई, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, और डेवलपमेंट टूल्स के अंदर बहुत सारा टूल आता है। तीन टूल है, जावा कंपाइलर, जावा डिबगर, डॉक्यूमेंटेशन के लिए जावा डॉक्स होता है। इसके अलावा भी बहुत सारा टूल होता है, बट कम से कम तीन भी लिख दीजिएगा तो काम हो जाएगा। अब जेआरई सबसे इंपॉर्टेंट है। जेआरई के अंदर क्या आता है? जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन क्या है? एक तरह का, ऐसा समझिए सीपीयू जैसा कुछ है। जनरली इसको इंटरप्रेटर कहा जाता है कि लाइन बाय लाइन जावा प्रोग्राम को रन करो, तो जो भी डॉट क्लास फाइल वगैरह होता है उसको जेवीएम रन करता है। और साथ में इसका लाइब्रेरीज वगैरह होता है, यानी कि पहले से बना हुआ, पहले से कंपाइल्ड कुछ कोड होता है, जो जरूरत पड़ता है तो यूज करते हैं। क्या ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया? जेडीके का दो पार्ट, जेआरई और डेवलपमेंट टूल्स। डेव टूल्स के अंदर जावा कंपाइलर यानी जावा सी, जेडीबी जावा डिबगर। अच्छा, इसको तो डायरेक्ट लिख दिया जावा कंपाइलर को, इसका फुल मतलब कोड कमांड बताया जेडीबी, और इसका है जावा डॉक्स। तो ये सब आप धीरे धीरे सीख जाएंगे, कुछ खास नहीं है। इसको रिमूव करो भाई। लास्ट वार्निंग दे रहे हैं मिस्टर कार्तिक आर्यन, दिस इज गोइंग, मतलब ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है। अब देखिए इसमें ना लिखा हुआ है कि कैसे प्रोग्राम कंपाइल करना है। इसी क्वेश्चन में एक और चीज ऐड कर दिया गया, जावा प्रोग्राम कंपाइल कैसे होता है। तो सबसे पहले एक प्रोग्राम लिखिए, उसको डॉट जावा एक्सटेंशन सेव कीजिए। मतलब अगर आपका प्रोग्राम में कुछ भी है तो लास्ट में हेलो डॉट जावा नाम से उसको फाइल को सेव करिए। जैसे पीडीएफ फाइल वगैरह होता है वैसे ही जावा फाइल सेव करिए, हेलो डॉट जावा। फिर आप लिखिए जावा सी हेलो डॉट जावा, यानी जावा सी कंपाइलर, और उसके बाद जो भी आपके फाइल का नाम है वो फाइल का नाम दीजिए। तो उससे आउटपुट क्या मिलेगा? एक क्लास फाइल मिलेगा। क्या मिलेगा? एक क्लास फाइल। क्या ये बात समझ में आया? अगर आप लिखते हैं जावा सी हर्षित डॉट जावा तो उससे एक हर्षित डॉट क्लास बन के क्रिएट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं एग्जीक्यूट करने का क्या प्रोसेस है। आप सिंपल जावा लिखते हैं और अपने क्लास का नाम हेलो लिखते हैं तो उससे हेलो वर्ल्ड आउटपुट दिखेगा। क्लियर? सबसे इजी डायग्राम, अगर आप कुछ नहीं समझना पा रहे हैं तो आप ऐसा याद रखिए। अगर आप एच डॉट जावा यानी हर्षित डॉट जावा, एक मिनट पूछ रहा हूं, अगर आप ना कोई एच डॉट जावा हर्षित डॉट जावा फाइल बनाए हैं, वो अगर आप कंपाइलर को देते हैं, जावा के कंपाइलर को बोलते हैं जावा सी, तो अगर आप जावा के कंपाइलर को देंगे तो उससे एच डॉट क्लास यानी हर्षित डॉट क्लास बना देगा। यही है जावा का कंपाइलेशन। और इसको रन कौन कर सकता है? इसको रन कर सकता है जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन। क्या ये बात समझ में आया? देखिए कभी भी आपके पास कोई हेलो डॉट जावा या एच डॉट जावा होगा तो उसको आप जावा सी कंपाइलर का यूज करके कंपाइल कर सकते हैं, उससे एच डॉट क्लास बनेगा और बाद में उसको जेवीएम रन करता है। यही बात इधर लिखा हुआ है, हेलो डॉट जावा था, उसको जावा सी हेलो डॉट जावा यानी कंपाइलर को दिए तो हेलो डॉट क्लास बना, जिसको बाइट कोड भी बोलते हैं, और जेवीएम उसको मशीन कोड में बना के आउटपुट जनरेट करवाता है। तो ये पूरा फ्लो है, देख लीजिएगा। सबसे इजी बात है, जावा का प्रोग्राम होता है, कंपाइलर आता है, वो बाइट कोड बनाता है, और फिर मैक ओएस का जेवीएम रन करेगा उसको अपने हिसाब से, विंडोज का जेवीएम अपने हिसाब से रन करेगा, लिनक्स का जेवीएम अपने हिसाब से रन करेगा। तो ये डिफरेंट टाइप के वो इसमें कैसे काम करता है जेवीएम, वो बताया उन्होंने। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, ऑपरेटर्स। देखो यार, कभी भी दो नंबर को जोड़ना है, घटाना है, गुना है, तो ये सब बीच में ऑपरेशन लगाइए, ऑपरेशन हो जाएगा। तो अरिथमेटिक ऑपरेशन। रिलेशनल बस आपको कंपैरिजन बताता है, कोई इक्वल है, नहीं इक्वल है, छोटा है, बड़ा है, छोटा है, बड़ा इक्वल टू है, छोटा इक्वल टू है, ऐसे कुछ ट्रू फॉल्स कर सकता है। तो रिलेशनल बेसिकली, रिलेशनल को हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर बोलते हैं, कंपेयर करता है। लॉजिकल क्या है? दो तीन कंडीशंस को मैच कराता है, क्या दोनों ट्रू है, क्या दोनों में से एक ट्रू है, क्या किसी का उल्टा करना है, तो वही एंड और नॉट लॉजिकल। ऐसे ऊपर से याद रखेंगे, ठीक है। अरिथमेटिक, रिलेशनल और लॉजिकल, ARL हुआ ना। अब उसके बाद आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट याद रख सकते हैं, प्लस माइनस, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर है। एक मिनट,
मिल जाएगा दोस्त, लेट में कंप्लीट इट फर्स्ट। ऐसा समझिए अलग अलग 8 प्रकार का ऑपरेटर है, एग्जाम में इतना लिख दीजिएगा टाइप्स ऑफ ऑपरेटर पूछा तो काम खत्म। अच्छा इस क्वेश्चन में एक और चीज है, टाइप कास्टिंग भी बताना है। टाइप कास्टिंग मतलब एक टाइप को दूसरे टाइप में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो देखिए इसी क्वेश्चन इसी में लास्ट में लिखा हुआ है, टाइप कास्टिंग इज ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेटा इनटू अनदर टाइप, मतलब एक टाइप के डेटा को दूसरे टाइप में बनाना। दो टाइप का टाइप कास्टिंग होता है, एक होता है इम्प्लिसिट और एक होता है एक्सप्लिसिट। कितना होता है, एक होता है इम्प्लिसिट और एक होता है एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब है, इम्प्लिसिट को याद रखो, अपने आप हो जाता है। इम्प्लिसिट वाला क्या है, अपने आप हो जाता है। और एक्सप्लिसिट वाला क्या है, करना होता है। समझे, इम्प्लिसिट मतलब जैसे मोबाइल चलाना, अपने आप खुल जाता है, अपने आप रील चल जाता है, हम लोग को कुछ मेहनत नहीं करना होता, सोचना नहीं होता है। एक्सप्लिसिट जैसे कि पढ़ाई, बहुत कष्ट करना पड़ता है, बहुत कष्ट से होता है। क्या ये बात समझ में आया। इम्प्लिसिट मत जो चीज अपने आप हो जाए, कन्वर्जन फ्रॉम ए स्मॉलर टाइप इनटू लार्जर टाइप, इट इज डन ऑटोमेटिकली, अपने आप हो जाता है। इम्प्लिसिट मतलब अपने आप जब पीडीएफ पढ़िएगा तो उस समय याद कीजिएगा, इम्प्लिसिट मतलब अपने आप, एक्सप्लिसिट मतलब जो करना होता है। AW2 स्विंग ग्राफिक्स के लिए होता है। हाँ इम्प्लिसिट अपने आप, ये जनरली अगर आप किसी छोटा को, जैसे एक इंट है उसको डबल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये अपने आप हो जाएगा। लेकिन डबल है, ज्यादा बड़ा डेटा है और उसको छोटा में लाना है तो आपको मैन्युअली बताना होगा कि देखो ये जो ए है ना, इसके आगे इंट लगा रहे हैं तो इंट में कन्वर्ट करके स्टोर कर दो। क्लियर है। बस अभी के लिए रट लो दोस्त, अगर आपको कोड समझ में नहीं आता तो हम कोड में कभी बता देंगे। टाइप कास्टिंग इम्प्लिसिट अपने आप होता है, एक्सप्लिसिट जो है वो करना होता है। अच्छा ऑपरेटर में हम कुछ चीजें छोड़ दिए हैं, जैसे ये बिटवाइज है, 5 का बाइनरी निकाल लीजिए आप 0101, 3 का बाइनरी निकाल लीजिए 0011। अब इसको ऐड कर दीजिए, यानी दोनों ट्रू तो ट्रू, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, तो इसका आंसर 1 इसलिए आया। समझ में आया ये 1 क्यों आया। 5 का बाइनरी 0101 है, इसका 0011 है, दोनों को ऐड किए मतलब इसको नीचे लिख लो 0011, 0011, तो 11 का 11 था तो 1 किए, 01 है तो 0 हो गया, 10 है तो 0 हो गया, 000 है तो फाइनली 1 आया, इसीलिए आंसर 1 लिखा है। ये बहुत इजी है, बाइनरी में कन्वर्ट करके करेंगे इजीली हो जाएगा। क्लियर है। आप में से जिसका प्रोग्रामिंग अच्छा है उसको ऑपरेटर समझने की जरूरत नहीं है, जिसका प्रोग्रामिंग अच्छा नहीं है उनके लिए रट लेना अच्छा है, क्योंकि आपको पढ़ने में कम से कम ये 1 घंटा लगेगा समझने में। ठीक है, पूरा ऑपरेटर्स जितना आपको दिख रहा है स्क्रीन पे 8 टाइप समझने में कितना लगेगा, 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटा भी लग सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितना पहले से प्रोग्रामिंग छोड़ छोड़ के पढ़े हैं। अगर सी नहीं पढ़े हैं, C++ भी नहीं पढ़े हैं तो पढ़ने में दिक्कत होगा। अगर सी पढ़े होंगे तो थोड़ा बहुत। हाँ एक चीज नया है जो हम बता देते हैं, न्यू और इंस्टेंस। न्यू क्या होता है, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज होता है, और इंस्टेंस ऑफ से क्या पता चलता है कोई चीज इंस्टेंस है कि नहीं है। जैसे एस इंस्टेंस ऑफ स्टूडेंट तो क्या होगा, ट्रू आएगा। क्लियर। अगर आप लिखते हैं एस इंस्टेंस ऑफ स्कैनर, क्या जो एस है स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट तो फॉल्स आता। इंस्टेंस ऑफ क्या करता है, इंस्टेंस ऑफ के इस साइड आप ऑब्जेक्ट देते हैं और इस साइड क्लास देते हैं। अब इंस्टेंस ऑफ बस चेक करके बताता है कि जो इधर जो ऑब्जेक्ट दिए हैं ना, इधर जो ऑब्जेक्ट दिए हैं क्या ये इस क्लास का ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, अगर होगा तो ट्रू आएगा, नहीं होगा तो फॉल्स आएगा। समझ में आया अनीस बाबू, क्योंकि अनीस बाबू ही हैं जो समझते हैं, एक तो जिशान बाबू, थोड़ा सा सुमित बाबू भी हैं, ये लोग पुराने विद्यार्थी, ये लोग ज्यादा समझते हैं। सुमित है कि चला गया। अब बात करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट का। भाई इफ अगर कंडीशन जैसे एज 18 से बड़ा है तो एलिजिबल मार दो। जनरली देखिए एक लाइन का होता है तो ये ब्रैकेट लगाने का जरूरत नहीं है, नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। इफ एल्स का स्टेटमेंट, इसमें भी एक लाइन का है, ब्रैकेट मानो तो लगाइए, नहीं मानो तो नहीं भी लगाइए। एक लाइन का जब इफ के अंदर कोड होता है या एल्स के अंदर तो ब्रैकेट नहीं भी लगाएं तो काम चलता है। क्लियर है। क्यों इसमें ब्रैकेट नहीं है, क्योंकि एक लाइन ही है तो उसके बिना काम चलेगा। अगर 18 से बड़ा है तो एलिजिबल प्रिंट करो, मार्क्स 40 से बड़ा है या इक्वल है तो पास, अदरवाइज फेल्स, फेल जो भी है।
अच्छा, नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है? जैसे एक इफ है, उसके अंदर एक और इफ लगा दिए है। थोड़ा कपड़ा वपड़ा पहन के आओ, मतलब थोड़ा रिस्पेक्ट बनाओ। कल को तुम भी टीचर बनेगा तो इसे गंजी पहन के आना है। एक तो घर पे क्लास लेने का यही वो दिक्कत है। नीचे पैंट भी पहना है कि नहीं पहना? आओ, आज ही बताएगा नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है। इफ के अंदर इफ होगा तो उसको क्या बोलेंगे? नेस्टेड इफ एल्स। बोल भी नहीं पाएगा, समझना है। ऊपर कर तो बंटी। नाम क्या है? ईशान पांडे। माइक में बोल बोल। ईशान पांडे। सब लोग सुन लिए इसका नाम क्या है? भांजा है मेरा, ईशान पांडे नाम। बोलो ना कि आप लोग ज्यादा जानते हैं, तो उनको बताइए कि टाइप कास्टिंग क्या होता है। उसके टाइप कास्टिंग क्या होता है? कास्टिंग क्या हो? सुन में नहीं क्या? टाइप क्या बोलते थे? टाइप टाइप कास्टिंग कास्टिंग। क्या होता है? टाइप कास्टिंग क्या होता है? जोर से पूछो। टाइप कास्टिंग क्या होता है? ये लोग भी गधा है, ये लोग भी तुम्हें जैसा नहीं जानता हूँ। इनको लगा है कि तुम फिर भी ये लोग का सरदार है। ये लोग, तुम लोग तुम्हारे जितना नहीं हो पाएंगे। चलो उठो जाओ। ना रुक जाएंगे। अच्छा लगेगा लाइव कैमरा पे भगना पे मारने से पाप लगता है, लाइव पे मारेंगे तो ज्यादा लगेगा। भागो यहाँ से, चलो भागो। तो हम बता रहे, देखिए अगर आपको सिर्फ अगर करना है कि अगर एज 18 से बड़ा है तो ये करो, तो इफ यूज करेंगे। अगर के साथ मगर भी करना है कि अगर ये है तो ये करो, अगर ये नहीं है तो ये करो, ऐसा कुछ है तो इफ एल्स लिखिए। नेस्टेड तब यूज कीजिए अगर ये है और साथ के साथ ये भी है, यानी दूसरा चीज है। एक कंडीशन चेक हुआ, उसके बाद फिर एक और कंडीशन चेक करना है, तो इफ के अंदर इफ लिखेंगे। इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स। इफ एल्स इफ लैडर, इसमें क्या होता है? इफ लिखते हैं, ये कंडीशन नहीं है तो ये करो, फिर दूसरा कंडीशन। एक तो ये लोग इतना प्यारा है कि चश्मा लाके हमको पहना देता। चलो थैंक यू, पूरा क्लास ले लिया तब याद आया। इफ मतलब अगर ये कंडीशन है तो ये करो, एल्स इफ अगर ये पहला वाला नहीं हुआ तो दूसरा वाला करो, अगर दूसरा वाला नहीं हुआ तो तीसरा वाला करो, एक और एल्स इफ है। लास्ट में एल्स आता है जब कुछ नहीं हुआ तो ये वाला करो। क्लियर है? स्विच स्टेटमेंट, स्विच के अंदर आप केस लिखते हैं, वैल्यू लिखते हैं 1 2 3, डिफॉल्ट कभी भी नहीं चलेगा। ये आपका लाइन ऑफ स्टेटमेंट है और ये लास्ट में ब्रेक। हर स्विच में आपको दिखेगा केस और केस का वैल्यू 1 2 3 जो भी होगा, CSE उसके बाद 1 2 3 जो रखना रखिए। फिर जो कॉलन देके, ऐसा कॉलन देके जो प्रिंट करना है प्रिंट कीजिए। ऐसा मुझे CASE पहले लिखना है, फिर 1 2 3 जो वैल्यू रखना है वो रखिए, और कॉलन में जो आपको स्टेटमेंट देना है स्टेटमेंट दीजिए, और लास्ट में स्टेटमेंट बंद करके ब्रेक लगा दीजिए। सही चीज। स्विच केस पता होगा सब लोग को। टर्नरी ऑपरेटर है, बंद करो। अगर ये ट्रू हुआ तो ये पहला वाला चीज जाके स्टोर होगा मैक्स में, अगर ये फॉल्स हुआ तो दूसरा वाला। हम बंद कर देते हैं। हम करो ना यार, केस मैच होगा तो स्टेटमेंट चलेगा। हाँ, जो केस मैच होगा वो चलेगा। अगर ब्रेक नहीं लगाएंगे तो सरसरा के सब चलने लग जाएगा। केस स्विच का जब स्विच बनाने वाले ने बनाया था तो यही सोच के बनाया था कि एक केस ट्रू हो तो उसके नीचे का सब चलने लग जाए, बट जनरली हम लोग उसको ब्रेक के साथ यूज करते हैं ताकि रोक दें। लूप 3 टाइप का होता है, वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप। वाइल लूप और डू वाइल को बोलते हैं, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ चीज है, हम बताते हैं। देखो जो ये दोनों है ना, वाइल, इसको बोलते हैं एंट्री कंट्रोल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में पूछ सकता है। एंट्री कंट्रोल्ड और फॉर लूप भी क्या है? एंट्री कंट्रोल लूप है। एंट्री कंट्रोल लूप मतलब यहाँ पे एंट्री पे कंडीशन चेक होता है, जबकि ये क्या है? ये एक एग्जिट कंट्रोल लूप है। ये बात कितने लोगों को पता था? एंट्री कंट्रोल वो लूप होता है जिसमें कंडीशन शुरू में चेक होता है, एग्जिट कंट्रोल वो है जो कंडीशन बाद में चेक करता है। तो आप देख रहे हैं इसमें पहले ही चेक कर लिया कि अगर i से छोटा है तो प्रिंट करो और साथ में i प्लस प्लस करो, जबकि इसमें देख रहे हैं पहले डू बोला कि पहले i को प्रिंट करो, i को बढ़ाओ, लास्ट में चेक करो कि क्या ये ट्रू है। ट्रू है तब वापिस पीछे आओ।
बात समझे, कंडीशन बाद में हो तो उसको बोलते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप, और कंडीशन पहले हो तो उसको एंट्री कंट्रोल बोलते हैं, जैसे कि ये दोनों। क्लियर है? फॉर लूप में बस फॉर लूप तब यूज करते हैं जहां पे आपको नंबर ऑफ आइटरेशन पता हो कि यहां से शुरू करना है, यहां तक जाना है, और हर बार ये अपडेट करना है। दैट्स इट। ब्रेक का काम होता है करंट एग्जीक्यूशन को वहीं पे रोक दो, अगर आई का वैल्यू 3 हुआ तो वहीं पे रोक दो। कंटिन्यू का काम होता है कि अगर आई इक्वल टू 3 हुआ तो अभी तो छोड़ दो, बट लूप को अगले वैल्यू के लिए दोबारा चलाओ। एक फॉर ईच होता है, अगर आप मान लीजिए इंट एक्स नाम का एक एरे बनाए हैं, इसके अंदर 1 2 3 बनाए हैं, तो आप इसको एक फॉर ईच लूप में डाल सकते हैं। फॉर इंट ए, हटो ना भाई, फॉर इंट ए कॉलन एक्स। इसका मतलब क्या है कि हर वो ए जो उस एक्स में आता है उसको क्या करो, ये इसमें मेंशन नहीं है, उसको क्या कर दो, प्रिंट कर दो। हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं प्रिंट ए, मतलब उस एक्स में जो भी ए आ रहा है, नहीं जो भी इंटीजर आ रहा है, उसको ए में एक एक करके डालो और उसको प्रिंट करते जाओ। सिस्टम राउटर प्रिंटर। तो अपना देखिए सिंपल बात है, इतना पढ़ लीजिएगा, और ये हो गया आपका 4 क्वेश्चन। कंडीशनल्स तक देख लिए तो 4 क्वेश्चन हो गया। अब यहां से शुरू होता है रामायण, असली खेल, मौत का नंगा नाच, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। क्लियर है? जब आप बात बोले मौत का पता है, गजब आप बात बोले हैं। मेरे यही सबसे तो इन लोगों को मन लगता है, अभी पढ़ाने लगेंगे ज्यादा तो भाग जाएगा। ये क्या कर रहा है? इधर आओ, इधर आओ, क्या इधर आओ। ये आप आदमी लग रहा है आप लोग कोई? सीधा सो, सीधा से खड़ा हो। इतना बढ़िया तुमको शक्ल दी है, स्माइल कम करो, मुस्कान कम करो, मुस्कान कम करो। बोलो कि अगर आप लोग डेली कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं तो पेड क्लास को ज्वाइन कीजिए। कौन सा क्लास? पेट क्लास, जिसमें पैसा दे के पढ़ा जाता है। जिसमें पैसा दे के पढ़ा जाता है। हम ये बात किसी दबाव में नहीं बोल रहे हैं, हम ये बात किसी दबाव में नहीं बोल, हम खुद पूरा जावा प्रोग्रामिंग पढ़ चुके हैं। हम खुद पूरा क्या बोले थे, जावा पढ़ चुके हैं। जावा पढ़ चुके हैं। हम सॉफ्टवेयर का काम करते हैं, ये नहीं बोल पाएगा। बोलो हम कोडिंग करते हैं। कोडिंग करते हैं। तू भाग। 1 लाख रुपए का चिंटू वाला जॉब है मेरा। बोलो 1 लाख का जॉब है मेरा। 1 लाख का जॉब है मेरा। हाँ 1 लाख का जॉब है। चलो बाय बाय, भागो हट, भागो भागो ना भाई, न तो ये लोग भाग जाएगा। देख रहा है 40 था 39 हो गया, तुम्हारे चक्कर में वो भाग गया कि मंथ में यार, मेरे जीवन में 1 लाख रुपए एक जीवन में, अब अगले जीवन में 1 लाख कमाएगा दूसरा। इसको ले जाओ ना यार तुम, हम ये ले जाइए सर, उठा के फेंक दीजिए बाहर, गेट बंद कर दीजिए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पे ऑब्जेक्ट का खेला होता है। ठीक है, प्रोग्राम जो होता है बहुत सारा ऑब्जेक्ट से मिलकर बना होता है। जैसे रोबोट फिल्म में देखे थे, एक बहुत बड़ा सा रोबोट था, वो छोटा छोटा चिट्टी रोबोट से मिलकर बना हुआ था, बना था ना। जैसे आपका बॉडी है, बहुत सारा सेल्स टिश्यूज से मिलकर बना है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है, पूरा प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर बहुत सारा ऑब्जेक्ट से मिलकर बना होता है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, बहुत सारा ऑब्जेक्ट सेम टाइप का हो सकता है, तो उसके लिए हम लोग ऑब्जेक्ट बनाने से पहले क्लास बनाते हैं। क्या ये बात समझ में आया? जरूरत पेन ऑब्जेक्ट बनाने का था, अलग अलग बहुत सारा ऑब्जेक्ट से मिलकर पूरा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनता है। अब जैसे हम लोग अगर एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, कम से कम 1-8 हजार स्टूडेंट ऑब्जेक्ट होगा, कम से कम 300-400 टीचर ऑब्जेक्ट होगा। अब 300-400 टीचर ऑब्जेक्ट के लिए बार बार उसका डेटा बनाना, मेथड बनाना, उससे अच्छा एक पैटर्न बनाएंगे ना, तो उसी को बोलते हैं क्लास। क्लास क्या है? अरे तरीके ये पता ही क्या कर रहा था, गाल पे हाथ काहे लगा रहा था, लैपटॉप के पीछे जो धुआं निकलता है उससे ही हाथ गर्म करके और सोच रहा है कि मेरा गाल जला दे। बाबू हम ऐसा गाल जलाएंगे ना, वो बैठ ना पाओगे। भागो यहाँ से जल्दी, हटो नहीं, भागो यहाँ से, इसको भगाना होगा। इसीलिए हमको अब पता चलता है कोई कोई मामा कंस क्यों हुआ, इसी सब वजह से भांजा कुटवा देखिए।
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यार तो शांति से बैठ रहे तो चल रहे हैं सब। अच्छा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बोलिए कि हम हमसे सुंदर है, हमसे मेरा मुंह देखने के लिए कि आप लोग पेड क्लास ज्वाइन कीजिए, क्योंकि उसमें हम रोज आएंगे, आएगा ना? हाँ बताएंगे। गुड। इसका भी शेयर है इसमें, ऐसा फ्री में नहीं कर रहा है, आप मत समझिए फ्री में प्रमोशन कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, बहुत सारा ऑब्जेक्ट बनाने के लिए बहुत सारा क्लास का जरूरत पड़ता है, क्योंकि ऐसा समझिए बहुत सारा ऑब्जेक्ट कॉमन प्रॉपर्टीज रखता है, तो इसलिए हम लोग क्लास बना लेते हैं। तो कुल मिला के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो पहली चीज समझते हैं क्लास, ऑब्जेक्ट बनाने का ब्लूप्रिंट है, यानी ऑब्जेक्ट बनाने का जुगाड़ है। दूसरा, ऑब्जेक्ट क्या है? एक क्लास का इंस्टेंस है, या फिर समझिए कलेजे का टुकड़ा है। निकल लेता है। इंस्टेंस को आप लोग जीरोक्स समझिए, जीरोक्स है, ठीक है। एक क्लास क्या है? क्लास आपका रियल आधार कार्ड है या रियल पैन कार्ड है, और ऑब्जेक्ट क्या है? उसका जीरोक्स। बैंक में दूसरा जीरोक्स, बैंक में उसी का जीरोक्स बना के दे दिए, एडमिशन में दे दिए उसी का जीरोक्स बना के, और क्या है, किसान वाला पैसा मिल रहा है तो उसमें जीरोक्स बना के दे दिए। तो ऑब्जेक्ट क्या है? जीरोक्स जैसा है। क्लियर? यहां से लग रहा है सबसे ज्यादा जीरोक्स यही देता है। इनकैप्सुलेशन, यहां से ये चारों इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ऊप्स का 4 पिलर, ऐसा समझिए ऊप्स अपने ये 4 पैर पे खड़ा है, एक को पैर टूटा तो ऊप्स गिर गया, मतलब एक भी फीचर मिसिंग हुआ तो ऊप्स नहीं है। इनकैप्सुलेशन बोलता है कि डेटा और मेथड को एक सिंगल यूनिट में बांध दो। अब्स्ट्रैक्शन बोलता है कि हाँ, अभी हमको दिखा रहा है कि एक पैर पे भी खड़ा हो सके, ये सर्कस नहीं हो रहा है बाबू। एग्जाम्पल दिए थे कि ऊप्स जो है 4 पिलर्स पे चलता है। इनकैप्सुलेशन का मतलब है डेटा और फंक्शंस को, ऐसे समझिए ये डेटा है और ये फंक्शंस है, इसको एक सिंगल यूनिट में बांध देना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? वो ऊप्स। Oops. ऊप्स नहीं कहलाता है, इनकैप्सुलेशन। क्या कहलाता है? Encapsulation. इनकैप्सुलेशन। Encapsulation. डेटा और मेथड को डेटा मेथड को एक साथ एक यूनिट में बांधना एक यूनिट में बांधना इनकैप्सुलेशन कहलाता है। इनकैप्सुलेशन कहलाता है। नेक्स्ट, आप लोग को दिखने लगा इसका बाल पकड़े वैसा भी बोल रहा है। अब्स्ट्रैक्शन। अब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है? इम्प्लीमेंटेशन हाइड कर देते हैं। इम्प्लीमेंट कैसे हुआ? हाइड कर देते हैं। बोलो तो हो गया, इसका आईक्यू फेल कर गया। इम्प्लीमेंटेशन को हाइड कर देते हैं और सिर्फ एसेंशियल जानकारी ही दिखाते हैं। जैसे एटीएम काम कैसे करता है, उसका इंटरनल प्रोसेस एक डब्बा में बंद कर जाता है और आपको सिर्फ एक इंटरफेस दिया जाता है, स्क्रीन, जिससे आप इंटरेक्ट कीजिए, ठीक है। इनहेरिटेंस का मतलब है एक्वायरिंग प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स ऑफ अनदर क्लास, यानी पहले से बना हुआ किसी क्लास का प्रॉपर्टीज को और मेथड को क्या करते हैं हम लोग? यूज करने लगते हैं। हाँ रखो। फिर आता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है बहुरूपिया। बहुरूपिया मतलब एक इंटरफेस मेनी फॉर्म, बहुरूपिया नहीं। मुझे पता है। ठीक है चलो, क्या ये चीज क्लियर है? क्लास ब्लूप्रिंट होता है ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, और ये जो बाकी 4 फीचर है ये मेन पिलर्स है। इसको हम लोग 4 पिलर्स ऑफ ऊप्स भी बोलते हैं अगर पूछे तो। ये लिखे इनकैप्सुलेशन मतलब डेटा फंक्शन को एक सिंगल यूनिट में बांधना। अब्स्ट्रैक्शन मतलब इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुआ इसको हाइड कर देते हैं, सिर्फ एसेंशियल चीजें दिखाते हैं। इनहेरिटेंस में क्या होता है? पहले से बने किसी क्लास का प्रॉपर्टी को दोबारा यूज करते हैं। इनहेरिटेंस हो गया। पॉलीमॉर्फिज्म एक ही चीज का मल्टीपल नाम, 2 टाइप का है। बंद कर दिया गया। हम कहा मत करें, खुद होता है। हाँ, कुछ मत दबा। हम बोल रहे हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस, सॉरी अब डिस्टर्ब हो रहा है बाबू, चले जाता हूँ। ना भाग भैया इधर खड़ा होकर देखो। पॉलीमॉर्फिज्म 2 टाइप का होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जैसे कि मेथड ओवरलोडिंग, कंपाइल टाइम पे डिसाइड हो जाता है कब कौन सा कोड चलेगा। दूसरा है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, यानी एग्जैक्ट रन टाइम पे डिसाइड होता है कौन सा कोड चलेगा। इसमें आता है मेथड ओवरराइडिंग। क्लियर है? आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। गुड नाइट। इसको पढ़ के आइएगा। ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए, द बेस्ट ऑप्शन एंड द बेस्ट डील इज, आप लोग को बताना चाहते हैं कहाँ है वो, कहाँ गया वो? डिस्क्रीट मैथमेटिक्स।
एक चीज है, आप लोगों ने अटेंडेंस मार्क किया ही होगा, एग्जाम का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, इसका फी है 1999। बट इंपॉर्टेंट बात यह है, आप में से जो लोग भी ज्वाइन करते हैं आज, उन लोगों को एक स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। हम एक चैट में लिंक डाल रहे हैं, क्या आप लोग रेडी हैं? गुड। जिनको भी नॉर्मली क्लास का अटेंडेंस मार्क करना है, क्लास डन पे मैसेज कीजिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग छठे क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे या फिर प्रैक्टिकल ज्यादा करेंगे, ठीक है, क्योंकि 10 दिन में करना है तो थोड़ा तेज करना पड़ेगा। और जिनको पेड क्लास के बारे में इंक्वायरी चाहिए, इस प्राइस पे ऑब्वियसली आपको डिस्काउंट मिलेगा। 1999 हम लोग ऐसे अनाउंस कर दिए ताकि बाद में जो बच्चा आएगा ना, उसको 1999 में ही मिलेगा, ठीक है। क्योंकि इस बार हम डिस्काउंट इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो फेल होगा वो अपने आप अगला बार 5000 देगा हम लोग, ठीक है, बट फिर भी हम लोग पास नहीं करवा सकते। क्या ये बात समझ आए? जिस बच्चा का एक बार बैक लग जाता है ना, 5000 नहीं भाई 10,000 भी देने के लिए रेडी है, जिसका पिछले सेशन में लगा, बट कुछ नहीं होता। बाकी 10 दिन, हाँ इसके बाद नेक्स्ट 10 दिन ओएस करेंगे। ग्राफिक्स का हम लोग ग्राफिक्स बाद में करेंगे, ठीक है, ओएस के बाद, क्योंकि ओएस इंटरेस्टिंग चीज है। जावा और ओएस आपस में रिलेटेड है, जैसे मल्टी थ्रेडिंग में, फंक्शंस वगैरह में या लूप्स वगैरह में, यहाँ पे सब जगह रिलेटेड है, तो इसलिए पहले दिन वो करेंगे। और पढ़ना ज्यादा इसी दोनों में है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग थ्योरी है और ग्राफिक्स है, ये छोटा सा सिलेबस है। तो ज्यादा चीज ग्राफिक्स में अननेसेसरी है। आपको अगर बहुत सारा ग्राफिक इंजीनियर नहीं बनना है तो उसमें बहुत सारा चीज ऐसा है जो पढ़ना की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो आप में से जो लोग भी पेड बैच में इंटरेस्टेड हैं, इस मुंडू का शकल देखना चाहते हैं, जस्ट 1999 ऐसा बोला, बाकी लोग अच्छा के नाम पर कोर्स बेच रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है दोस्त, सीधा सीधा एक गारंटी है कि आप एग्जाम में पास कर जाएंगे। अगर फेल करते हैं तो कंपनी ऐसा पैसा वापस कर देगी आपका 100%। इतना कॉन्फिडेंस तो हम लोग को है, समझें। और अगर आप सारा क्लास अटेंड करते हैं 100% और फिर भी बैक लगता है, तो उस कंडीशन में तो हम डबल पैसा दें, 200%, 2000 देंगे तो हम 4000 वापस करेंगे। क्योंकि इतना भाई, मतलब जितना हम लोग पढ़ा देते हैं, ध्यान से कोई बच्चा सुन के भी जाएगा तो पास करेंगे, समझें। अगर आप क्लास डन कर चुके हैं तो क्लास डन मैसेज कीजिए, या फिर पेड क्लास के लिए इंक्वायरी चाहिए तो पेड क्लास के बारे में मैसेज कर सकते हैं। इस पर डिस्काउंट मिलेगा, सबको मिलेगा भाई डिस्काउंट, बोलो डिस्काउंट सबको मिलेगा, डिस्काउंट सबको मिलेगा। और बोलिए कि आप लोगों के पेमेंट में से छोटा सा हिस्सा मेरा भी है, आप लोग के पेमेंट में छोटा सा हिस्सा मेरा भी है, तो प्लीज ध्यान रखिए। प्लीज ध्यान रखें। चलिए भाई, ना भागो, ना अभी भागो। भागेगा नहीं, हम इसको दवाई देंगे तब ये जाएगा। आप लोग नहीं। मिलिएगा नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट, कल 8 बजे। एक चीज है, पहले आप लोगों को पता होगा कि टाइमिंग का बहुत दिक्कत होता था, अब हम लोग नया चीज इंट्रोड्यूस किया है। पहले 7 से 8 सेकंड पढ़ाते थे और 8 से 9 फोर्थ पढ़ाते थे, तो टाइम नहीं मिलता था बीच में। आजकल आप देखते होंगे 8 बजे क्लास शुरू हो जाता है, पहले 8:15, 8:20, 8:30 हो जाता था। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि अब वो क्लास 6 बजे कर दिए और लगभग 1 घंटे 1.5 घंटे भी पढ़ाएं तो 7:30 तक वो क्लास खत्म होता है, तो बीच में हम ब्रेक लेके आराम से 8 बजे पढ़ाते हैं। तो टाइमिंग का इशू फाइनली सॉल्व हो गया है कि 6 से 7:30 उन लोगों को 7:30 तक खत्म, और आप लोग का आराम से 8 बजे डेली राइट टाइम क्लास शुरू हो गया। गुड नाइट।